हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं इस सेशन में हम लोग वैदिक एज को। वैदिक एज को हम लोग दो हिस्सों में बांट करके देखते हैं। पहला एज या पहला फेज को हम लोग बोलते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, और उसके बाद को उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो पीरियड रहा है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का काल है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज ऋग वैदिक एज को। ऋग वैदिक एज या ऋग वैदिक काल इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि जो हमारे इस फेज में, इस काल में जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इस काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। इसका मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें टोटल 10 मंडल है, और इस 10 मंडल में से 2 से लेकर के 7 तक जो मंडल है वो सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम है, और जो पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीनतम है, लेटेस्ट है। चलिए आगे बात करते हैं हमें कि इस ऋग्वेद से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से उस समाज का यानी कि ऋग्वैदिक समाज का भौतिक जीवन का पता चलता है, वहाँ पर कौन कौन से देवता मौजूद थे उसका पता चलता है, राजनीतिक जीवन का पता चलता है, सामाजिक जीवन का पता चलता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जनजातीय संघर्ष। ऋग्वैदिक समाज को हम लोग आर्यन समाज भी कहते हैं, यानी कि ये जो हिस्ट्री बेस्ड है 2 लोगों से, यानी कि यहाँ के जो लोकल थे द्रविड़ लोग, और जो बाहर से आए हुए लोग थे आर्य लोग। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या सर्वोत्तम। तो ये जो आर्य लोग थे ये लोग बाहर से आए थे, और बाहर से कहाँ से आए थे इनके लिए अलग अलग मत है। किसी ने कहा उत्तरी गोलार्ध से आए थे, किसी ने कहा ये कहीं से आए थे, लेकिन जो सबसे इसका जो सर्वमान्य जो कथन है वो मैक्स मुलर का है, जिन्होंने इसे कहा था कि मध्य एशिया से आए हैं। तो आर्यन के बारे में जानकारी ऋग्वेद से मिलता है, जिसके बारे में कि 36 बार इसका चर्चा किया गया, उल्लेख किया गया है। यह मध्य एशिया के अंद्रोनोवो तथा बैक्ट्रिया मर्जियाना क्षेत्र से आए थे, और ये जो आए थे 5 कबीलों में आए थे। हमारे इंडिया में जो आए थे आकर के बसे थे, 5 कबीलों में आकर के बसे थे। तो यहाँ पे जो है जब आर्यन लोग आए हमारे भारतीय महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में, तो यहाँ पर आकर के इन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ा। संघर्ष यहाँ के लोकल से, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके साथ उनका संघर्ष हुआ, और साथ ही अपने कबीले में भी संघर्ष हुआ, क्योंकि ये 5 कबीले में आए थे, बारे बारे से आए थे, तो ये अपनों में भी संघर्ष किए और यहाँ के लोकल लोगों से भी संघर्ष किए। तो एक युद्ध जो बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, भारत राजाओं का 10 राजाओं के साथ युद्ध, यानी कि 5 तो यहाँ के लोकल थे और 5 उनके अपने, यानी कि 5 जो राजा थे आर्यन राजा ही थे, उनके साथ 10 राजाओं का युद्ध, जो कि परसनी नदी के किनारे, जो कि आज के डेट में जिसका नाम रावी नदी है, उसके किनारे लड़ा गया था। यह बहुत ही एक प्रसिद्ध जानकारी है, मतलब युद्ध है, जो कि हमें ऋग्वेद से इसकी जानकारी मिलती है, परसनी नदी के तट पर। आइए बात करते हैं कि ऋग्वैदिक जो समाज था, इस समाज का भौतिक जीवन किस तरह का था। तो यहाँ के लोगों को यहाँ के लोग जो है घोड़ों से परिचित थे, रथ से परिचित थे, कांसे के हथियार से परिचित थे, खेती करने का जो जानकारी, उसको खेती करने की जानकारी थी। और यहाँ पर जो है इस समाज में सबसे जो अहम या सबसे महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी था, धन था, वो गाय था। इसलिए यहाँ पर हमेशा गायों के लिए लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध हुआ करते थे गाय के लिए। इस समाज के लोगों को धातु के बारे में जानकारी थी। गढ़ बनाकर मिट्टी के घरों में रहने का भी, घरों में भी रहा करते थे। लेकिन इस ऋग्वेद काल की अगर बात करें तो इस एज में व्यापार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ का राज्य व्यवस्था कैसा था, यहाँ का पॉलिटी सिस्टम यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऋग्वेद का कैसा था। तो इसको देखने से पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं जिसको शासन व्यवस्था का, उसको कहते हैं परिवार। ठीक है, सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल, और उस परिवार के जो हेड होते थे, मुखिया होते थे, उसको बोला जाता था। और कई परिवार मिलकर के, कई परिवारों का समूह मिलकर के ग्राम बनता था, और उसका जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहते थे।
और कई ग्राम मिलकर के, यानी कि कई ग्रामों का समूह को विष कहा जाता था, और इसका जो हेड होता था, मुखिया होता था, उसको विषपति कहा जाता था। और इस तरह से जन का निर्माण होता था कई विष मिलकर के, और इस जन का जो प्रधान होता था उसी को हम लोग जनपति या राजन या राजा, यानी कि सरदार, उस कबीले, यानी कि जन को ही कबीला कहते हैं, और इस कबीले का सरदार राजा हुआ करता था, या फिर सरदार या राजा राजन। ठीक है। और इस राजा की अगर बात करें तो जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मौर्यन डायनेस्टी का या फिर गुप्त डायनेस्टी में जिस तरह का राजा हुआ करता था, उस तरह का राजा ये नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इसके पास बहुत ही सीमित अधिकार हुआ करते थे। शुरुआत में तो ये जो पद था राजा वाला, सरदार वाला पोस्ट, ये चुना जाता था आम सभा के द्वारा, इसका चुनाव होता था, लेकिन बाद में चल करके ये वंशानुगत हो जाता है। अगर इस राजा की अगर बात किया जाए तो अधिकार तो बहुत सीमित थे इनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं हुआ करता था, और ये एक सरदार के रूप में काम करते थे, यानी कि इसका काम होता था युद्ध में भाग लेना, मवेशियों का रक्षा करना, और वहाँ के लोगों के लिए देवताओं का प्रार्थना करना, पूजा करना, वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए, देख सकते हैं, युद्ध करना और प्रार्थना करना। इस राज व्यवस्था को चलाने के लिए जो मुख्य संगठन थे, कॉम्पोजिशन थे, वो क्या क्या थे? सभा, समिति, विदत और गण, ये 4 मुख्य संगठन हुआ करते थे। अगर सभा की बात की जाए तो ये जो श्रेष्ठ लोगों का सभा, ये श्रेष्ठ लोगों का हुआ करता था, ये जो सभा हुआ करता था श्रेष्ठ लोगों, इसमें श्रेष्ठ और कुलीन लोग और वृद्ध लोग हुआ करते थे, जिसकी संख्या बहुत कम होती थी। उसके बाद ये समिति जो कि आम लोगों के लिए थी, ये आम लोगों का समिति हुआ करता था, और ये विदत भी आम लोगों का ही हुआ करता था। ये जो दोनों समिति है, समिति और विदत, इसमें महिलाओं के भी भागीदारी हुआ करता था। और ये गण, ये भी कुलीन लोगों का ही एक सभा हुआ करता था। तो सभा और समिति ही सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये सभा और समिति, ये चारों मिलकर के राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए राय मशवरा, विचार विमर्श किया करते थे। जैसे सैनिक व्यवस्था को देखना, धार्मिक जो भी डिसीजन लेना वगैरह होता था, इन लोगों के जरिए होता था। और इन दोनों को, यानी कि सभा और समिति को, अथर्ववेद में इसको कहा गया प्रजापति के 2 पुत्रियों के नाम से कहा गया है। और ये जो विदत है, सबसे पुराना संगठन है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम ये विदत है। आगे आते हैं कि राजा को उनके कर्तव्यों से परिचित कराने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए पुरोहित हुआ करते थे। सेनाओं का प्रधान को सेनानी कहते हैं। पूरब और अस्पर्श, ये 2 अन्य उसके अधिकारी भी हुआ करते थे। ये जो सेनानी हुआ करते थे, यानी कि जो सेना का प्रमुख होते थे, ये सेना वहाँ पे जो कि चूँकि राजा जो था यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं रखते थे, इनके पास बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं मिलता था कि ये अपना नियमित सेना रख सके। तो ये क्या करते थे, वहाँ के जो लोकल जन थे, युद्ध के टाइम में उन्हीं को भर्ती कर लेते थे, और बाद में फिर उनको जब युद्ध खत्म हो जाता था तो उसको फिर आम जिंदगी की तरह वो लोग जिंदगी जीवन यापन करते थे। तो उसका जो हेड होता था सेनानी होता था। और इसमें टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कोई अधिकारी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर टैक्स फिक्स नहीं था। और बलि जो है एक कर का ही प्रकार है, टैक्स है, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था, यानी कि ये अपने मर्जी से दिया जाने वाला टैक्स था। उसके बाद आते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल के जो सामाजिक जीवन था वो किस तरह का था। तो हम लोगों को पता है कि जो वर्णा सिस्टम हम लोग को देखने मिलता है 4 तरह का। ये वर्णा सिस्टम ऋग्वेद में इसका जिक्र किसमें है? 10वां मंडल में, क्योंकि हम लोग मालूम है कि 10वां मंडल जो सबसे नवीनतम है और ये सबसे आखिर में जोड़ा गया है। यानी कि ऋग्वेद में, पूरे इस ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण सिस्टम का कोई वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ पर जो सबसे शुरुआती जो व्यवस्था थी, 2 तरह की व्यवस्था थी ऋग्वेद में, एक आर्यवर्ण और दूसरा दासवर्ण। आर्यवर्ण आर्य लोगों का वर्ण, और दासवर्ण यानी गुलाम लोगों का एक वर्ण, 2 ही वर्ण हुआ करता था। और इसमें फिर आगे चल करके कैसे इसको आगे इसका बंटवारा हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ लूट के आती थी या जीती हुई कोई संपत्ति हुआ करता था तो उसको लोगों में बंटवारा किया जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो लूटा गया या फिर जो जीती हुई जो भी चीज़ होती थी उसको सरदार और पुरोहितों का जो हिस्सा था उसमें ज़्यादा होने लगा। यानी कि इसमें हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मिलता था वो पुरोहित को मिलता था और सरदार को मिलता था, जिससे कि समाज में एक असमानता फैली। यानी कि जो गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया, सामाजिक असमानता बढ़ती है इससे। और इस तरह से यहाँ पर 3 तरह के वर्ग बन जाते हैं
सामाजिक असमानता बढ़ने की वजह से धनों का जो संचयन है किसी खास लोगों में हो जाने की वजह से सामाजिक असमानता बढ़ती है और इससे 3 तरह का वर्ग जन्म ले लेते हैं, जिसमें योद्धा जो लोग लूटते थे या फिर जो लोग युद्ध करते थे, दूसरा पुरोहित जो कि राजा को उनके कर्तव्यों का कर्तव्य के बारे में बताते थे और उनके मतलब गुणगान किया करते थे, और तीसरा जो था वो जन सामान्य था। और जो चौथा वर्ण हम लोग को देखने को मिलता है शूद्र, 4th वर्ण, ये ऋग्वेद में 10वें मंडल में जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया है उसमें देखने को मिलता है। इस एज में यानी ऋग्वेदिक एज में जो था जन्म के आधार पर वर्ण सिस्टम नहीं था, बल्कि यहाँ पर व्यावसायिक आधार पर यानी कि उनके काम के आधार कर्म के आधार पर यहाँ पर सिस्टम बना हुआ था, वर्ण सिस्टम यानी कि व्यवसाय के आधार पर सिस्टम था, वर्णों का विभाजन था। और एक ही परिवार में उस ऋग्वैदिक एज में एक परिवार के लोग एक सदस्य कहते हैं कि मैं पेशे से कवि हूँ, मैं पेशे से कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता चक्की चलाने वाली है, और हम लोग एक साथ एक ही फैमिली में साथ में रहते हैं, यानी कि विभिन्न अलग अलग काम करने के बावजूद भी हम लोग साथ में रहते हैं। यानी कि उस एज में हम कह सकते हैं कि एक ही परिवार के आदमी जो ऊपर का जो वर्ण सिस्टम है उसमें भी शामिल था, बीच वाले में भी शामिल था और नीचे वाले में, यानी कि तीनों सिस्टम में वो एक ही आदमी की पढ़ाई के आधार पर या फिर पढ़ लिख करके क्रम के आधार पर उसका विभाजन होता था। और इस काल में अगर देवता की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से प्रमुख देवता थे, तो ऋग्वैदिक काल का जो सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी जो देवता था वो इंद्र को माना जाता है। इंद्र जिसको पुरंदर भी कहा जाता है, पुरंदर के नाम से जाना जाता है, जिसको पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग तोड़ने वाला या फिर किला को तोड़ने वाला। और इसके बारे में 250 सूक्त मिले हैं ऋग्वेद में, यानी कि सबसे प्रतापी देवता के रूप में इंद्र है। और अग्नि जो कि दूसरा सेकंड इम्पोर्टेंट देवता है, जिसके बारे में कि 200 सूक्त ऋग्वेद में मेंशन है। और वरुण जो कि समुद्र देवता के रूप में जानते हैं। अगर देवता की अगर बात किया जाए तो इंद्र को युद्ध देवता के रूप में जाना जाता है, अग्नि को देवता और मनुष्य मानव के बीच के मध्यस्थता का देवता माना जाता है, क्योंकि आदमी को जलाने पर वो डायरेक्ट देवता से जाके मिल जाते हैं। और वरुण को समुद्र देवता के रूप में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन कैसा लगा आपको हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।